गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 11 आरोह भाग 1 पाठ का नाम है नमक का दारोगा और इसके कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का नाम आप सभी ने सुना होगा क्योंकि एक बहुत अधिक प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार थे। तो सबसे पहले मैं इनका संक्षिप्त परिचय आपको देती हूँ। इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और जो इनका व्यवसाय था यह एक अध्यापक के पद पर थे। और पहले ये जब इनका वास्तविक नाम क्या था आप लोगों को पता है क्या? इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था धनपत राय था और ये उर्दू भाषा में लिखा करते थे। उस समय जब कहानीकार प्रेमचंद का जन्म हुआ उस समय हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था। तो जो भी इन्होंने एक प्रसिद्ध इनकी पुस्तक थी सोजे वतन। इसमें उन्होंने उस समय हमारे समाज में जो भी हमारे ऊपर अत्याचार किए जाते थे, जो भी हमारे ऊपर अंग्रेज़ों के द्वारा अत्याचार और जो भी सामाजिक बुराइयां थी, उन पर इन्होंने एक सोजे वतन नामक पुस्तक लिखी। और वह पुस्तक उन्होंने उर्दू भाषा में लिखी, जिसके कारण जब अंग्रेज़ों को इस पुस्तक के बारे में पता चला तो उन्होंने मुंशी प्रेमचंद और उनकी जो पुस्तक थी उन दोनों पर ही इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद जो प्रेमचंद थे उनके अंदर लिखने का एक धुन थी, तो उन्होंने अपने लिखने के जो भाषा है उसमें परिवर्तन कर दिया। उर्दू भाषा से वो हिंदी भाषा में लिखने लगे और उन्होंने अपना नाम धनपत राय से बदलकर प्रेमचंद रख दिया। इन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी और उपन्यास भी लिखे। इन्होंने कम से कम 1.5 दर्जन उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए, जिनमें से जो मुख्य उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाशय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि आदि। ये इनकी मुख्य उपन्यास हैं जो अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। इसके अलावा 300 से अधिक इन्होंने कहानियाँ लिखी। इन कहानियों में जो मुख्य कहानियाँ हुई उनमें से कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, 2 बैलों की कथा, बूढ़ी काकी और बड़े घर की बेटी, 2 बैलों की कथा। तो यह इनकी मुख्य कहानियाँ रही जिनमें जो अधिक प्रसिद्ध थी। ऐसे इन्होंने बहुत सी कहानियाँ 300 से अधिक कहानियाँ इनकी प्रसिद्ध इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। और जो इनकी रचनाएं थी वह रचनाएं उस समय जिस समय हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था उस समय समाज की स्थिति कैसी थी, उसके अलावा समाज के जो सुधार आंदोलन चले और जो वहाँ की स्वाधीनता संग्राम हुए, जो प्रगतिवादी आंदोलन चले, इन सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। इसके अलावा इसमें दहेज, विधवा विवाह, बाल विवाह, अनमेल विवाह, छुआछूत, जातिवाद और जो पराधीनता, लगान, इसके अलावा स्त्री पुरुष की समानता, इन सब समस्याओं को इन्होंने अपनी रचनाओं में अच्छे से उकेरा है। तो इनकी रचनाएं अगर आप पढ़ेंगे तो इन रचनाओं में आपको उस समय की सामाजिक जो बुराइयां थी वह चीज़ें आपको इनकी रचनाओं में दिखाई देंगी। और इनके इतने अधिक कहानियाँ और उपन्यास लिखने के कारण, इनके उत्कृष्ट रचनाओं के कारण हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से लेकर 1936 तक के समय को, कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। क्योंकि उस समय प्रेमचंद इतने अधिक प्रसिद्ध थे या उनकी रचनाएं इतनी अधिक प्रसिद्ध थी कि उस समय को प्रेमचंद युग भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु हुई थी 18 अक्टूबर 1936 में वाराणसी उत्तर प्रदेश। और आज मैं जो आपको कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, जो कहानी होती है, कहानी आप लोगों भी बचपन में सुनते होंगे, आपको सुनी होंगी या आपको अभी भी अगर आप अपने बड़ों से कहानियाँ सुनते होंगे या छोटे बच्चों को आप कहानी सुनते होंगे, तो कहानी क्या है कहानी किसे कहते हैं? तो कहानी जीवन की किसी एक ऐसी घटना का रोचक वर्णन है। कोई एक ऐसी घटना जो आपके जीवन में घटित हुई हो या आपने कभी सुनी हो, तो उसका जो वर्णन किया जाता है वह कहानी कहा जाता है उसको। तो कहानी यहाँ पर जो नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी ने जो कहानी लिखी है वह है असत्य और सत्य और ईमानदारी और बेईमानी। तो यहाँ पर जो मुख्य पात्र हैं इस कहानी के, जो मुख्य पात्र हैं कहानी में, मुख्य पात्र और उसकी कहानी और पटकथा जो भी होती है वह सब चीज़ें इस कहानी के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। तो इसके मुख्य पात्र हैं मुंशी बंसीधर, जो एक
पढ़े लिखे व्यक्ति हैं लेकिन उन्हें अभी कोई नौकरी नहीं मिली हुई है। वह स्वावलंबी हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, स्वाभिमानी हैं, ईमानदार हैं, निडर हैं और सच्चाई की राह पर चलने वाले विनम्र व्यक्ति हैं। और दूसरे पात्र हैं पंडित अलोपीदीन। पंडित अलोपीदीन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रुपये पैसे को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और पैसे कमाने के लिए वो गैरकानूनी तरीके से कोई भी कार्य करने के लिए वह पीछे नहीं हटते हैं और प्रतिष्ठित जमींदार हैं, चोर बाजारी करते हैं, तस्करी करते हैं और उसके द्वारा वो अधिक से अधिक पैसा कमाने की उनके अंदर होड़ है और वो लक्ष्मी जी के पुजारी हैं। लक्ष्मी जी मतलब पैसा, वो पैसे को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वो सोचते हैं कि पैसा अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वह उस पैसे के बल पर कुछ भी खरीद सकते हैं। तो पूरी जो संसार है उनके कदमों पर, उस लक्ष्मी के कारण वह अपने कदमों में झुका सकते हैं। पंडित अलोपीदीन। और वृद्ध मुंशी हैं जो एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और जो बंसीधर के पिता हैं और वह अपने अनुभवों से अपने पुत्र को समझाते हैं कि कैसी नौकरी उसे ढूंढनी है। जो निर्धन है, निर्धन परिवार है और उनकी बेटियां हैं जिसका बोझ बंसीधर जी के ऊपर है, तो वह इस परिवार एक निर्धन परिवार की व्यक्ति। इसके अलावा अन्य पात्र हैं, शहर की भीड़ है और वकील हैं, जो वकील जो कार्य करते हैं वकालत का, वो इसके मुख्य पात्र हैं। कहानी है मुंशी बंसीधर की, जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और जो उनका परिवार है निर्धन परिवार है। उसके जो पिता हैं वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो उनके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। तो जब बंसीधर हैं जो जिसमें नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं, तो उस समय जो नमक का दरोगा जो विभाग होता है, वह विभाग ऐसा विभाग था कि बड़े बड़े लोग अपने प्रतिष्ठित पद को छोड़कर उस विभाग में आना चाहते थे। तो जब नमक का दरोगा के पद पर नियुक्ति उनकी हुई तो उसके जो पिता थे बहुत अधिक खुश हुए, क्योंकि उन्हें जो वो चाहते थे वो उनको मिल चुका था। वो अपने बेटे से कहते हैं कि तुम ऐसे पद पर हो जहाँ पर तुम्हें ऊपरी कमाई अधिक से अधिक प्राप्त हो सकती है। वह उन सब बातों को लेके नमक का दरोगा पद पर नियुक्त हो जाते हैं और उसके बाद अपने काम से, अपने स्वभाव से, अपने विनम्र स्वभाव से अपने बड़े अधिकारियों को बहुत जल्दी वह प्रभावित कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन वह अपने एक नदी के किनारे जो पुल बना रहता है, उस पुल के किनारे उनकी नियुक्ति होती है, जहाँ पर वो दरोगे के पद पर नियुक्त होते हैं। तो रात के समय अपने कमरे में वो सोए हुए हैं, तो तभी वह गाड़ियों की उस पुल से गुजरने की आवाज़ सुनते हैं और जो उनके सैनिक होते हैं, जो सिपाही होते हैं, वो जाकर देखते हैं तो बहुत सारे जो गाड़ियाँ हैं, वह गाड़ियाँ घोड़े गाड़ियाँ जो हैं वो उस पुल को पार कर जा रही हैं। और बंसीधर वहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि उन गाड़ियों पर क्या भरा हुआ है, तो उसमें नमक का गैरकानूनी तरीके से व्यापार करने के लिए ले जाया जा रहा था। जब उनको पता चलता है कि यह सब काम कौन कर रहा है, पंडित अलोपीदीन कर रहे हैं, तो वह शीघ्र ही उनको बुलाते हैं और उनको बिना डरे, बिना किसी उनसे उनके बारे में पूछते हैं। तो वो कहते हैं, तो वह उनको, जो पंडित अलोपीदीन है वो सोचता है पकड़ा गया तो क्या है, मैं क्या करूँगा, आराम से छूट जाऊँगा। तो वह बंसीधर को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, अधिक से अधिक रकम के लिए उन्हें कहते हैं कि आप हमें छोड़ दो, आप तो हमारे ही व्यक्ति हो, आप हमें कैसे पकड़ सकते हैं, आपको बिना चढ़ावे दिए हम आगे कैसे जा सकते हैं। यह सब बातें कह के उनको प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन जो बंसीधर हैं वह एक ईमानदार व्यक्ति हैं, एक कर्तव्यनिष्ठ हैं, एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। वह उन सब बातों को पीछे रह के उनको पकड़ देते हैं। और अगले दिन पूरे शहर में यही चर्चा होती है कि पंडित अलोपीदीन को पकड़ने की हिम्मत किसने की, क्योंकि पंडित अलोपीदीन के पैसे वाला व्यक्ति है तो कोई भी उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहता। उनके गैरकानूनी तरीके से काम करने के बारे में पूरा शहर जानता था, तो फिर भी किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं थी वह आगे आके उनके बारे में बोले। जब उनको पता चलता है कि बंसीधर ने उनको पकड़ा है, तो सभी लोग उनके कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कैसे पकड़ सकते हैं। तो उनके पक्ष और विपक्ष में अलग अलग उनके लोगों के विचार आते हैं। लेकिन पंडित जो अलोपीदीन है उसे पूरा विश्वास है कि मैं लक्ष्मी के दम पर इस जो मुझे पकड़ा गया है, इस जो मेरे ऊपर आरोप है, मैं उससे आराम से बचकर निकल जाऊंगा। और यही होता है, एक क्लर्क से लेकर ऊपर जो जज है उस तक वह सभी लोगों को अपने पैसे के दम पर खरीद लेता है और उस
जो उनके ऊपर आरोप था गैरकानूनी तरीके से रिश्वत देने का और गैरकानूनी तरीके से नमक का व्यापार करने का, दोनों ही मामलों से उसे बरी कर दिया जाता है। और जब बरी कर दिया जाता है तो जो अदालत होती है वह बंशीधर के ऊपर आरोप डाल देती है कि कैसे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को बिना किसी सबूत के आपने पकड़ा और कैसे इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। और एक हफ्ते के बाद ही बंशीधर को उनके पद से निकाल दिया जाता है और वो वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद उसकी जो पारिवारिक स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि बहनों की शादी करनी थी, एक बूढ़ी दादी थी और एक उनके माता पिता थे, इन सब का बोझ उनके ऊपर था। तो जो उनकी पत्नी होती है वह उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती है। जो पिता होते हैं वो पिता कहते हैं कि ऐसे पुत्र होने से अच्छा तो पुत्र न होने में अच्छा था। और जो माँ होती हैं जो उनकी होती वह उनकी तरफ देखती भी नहीं है। लेकिन वह जो उन्होंने कार्य किया, उन्हें अपने कार्य पर पूरा भरोसा था, उन्हें पता था कि जो भी मैंने काम किया है, कार्य किया है, वो मैंने सही किया है। तो वह उन सब की परवाह किए बिना अपने घर चले जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है। हफ्ता बीतने के बाद एक दिन देखते हैं कि दरवाजे पर एक सजी हुई घोड़े रथ होता है, वो 2 घोड़ों में का रथ जो उनके दरवाजे पर आकर रुकता है। और जब उनके पिता देखते हैं कि अलोपीदीन उनके दरवाजे पर आए हुए हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। तो आते ही वह हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पुत्र ने जो भी किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ और इसके लिए आप मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। लेकिन जब वो आते हैं अंदर तो जो बंशीधर है वो भी उनका विनम्रता से उनका स्वागत करते हैं, उनको बैठाया जाता है। उसके बाद अलोपीदीन एक स्टैम्प पेपर लाकर बंशीधर के आगे रख देता है और उनसे कहता है कि आप इसमें हस्ताक्षर कीजिए। जब बंशीधर उस स्टैम्प पेपर को पढ़ता है तो उसमें देखता है कि पंडित अलोपीदीन ने पूरी संपत्ति, जो उसकी संपत्ति है, उस संपत्ति का उनको मैनेजर नियुक्त किया है। जब वो पढ़ता है तो वह उसमें हस्ताक्षर करने से मना कर देता है। वो कहता है कि आप जैसे व्यक्ति को आप चाहते हैं वह मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इसमें हस्ताक्षर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि मुझे उस जो पुल के पास जो एक ईमानदार, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था, उस नमक के दरोगा के पद पर जो व्यक्ति था, वैसा ही व्यक्ति मुझे अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए, उसको मैनेजर के पद के लिए मुझे ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता है। तो जब वो उसके प्रति अपना उदार हृदय देखता है तो बंशीधर उन पेपरों में, उन जो कागज होते हैं उनमें हस्ताक्षर कर देता है और उसको अपने पूरी संपत्ति का अलोपीदीन मैनेजर नियुक्त कर देता है। तो एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में अंत में जीत सच्चाई की ही होती है और जो पंडित अलोपीदीन हैं उन्हें भी एहसास हो जाता है कि ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ है। तो यह कहानी आप लोगों ने जितना आप किताब से पढ़ते, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा मैंने आपको संक्षेप में, सारांश में अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप उसको एक बार दोबारा अपनी किताब से पढ़ना चाहें तो आपको और अच्छे से वह समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद अगला जो पार्ट है उसकी वीडियो हम आपको अगले उसमें आपको बताएंगे कि कौन सा आपका अगला पार्ट है, मियां नसरुद्दीन। तो इसका भी मैं आपको सारांश बताने की अगली वीडियो में कोशिश करूँगी। धन्यवाद।